हेलो दोस्तों, आ चुके हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो हमारी होने वाली है क्लास 10th की हिंदी सब्जेक्ट के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 24 फरवरी से हमारे एग्जाम जो है शुरू होने वाले हैं और अब तक तो बच्चों ने सभी एक अच्छी तैयारी कर ली होगी, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर ली होगी हिंदी सब्जेक्ट की, क्योंकि आज 21 तारीख है और 24 से आपके जो है एग्जाम शुरू होने वाले हैं। तो आज की वीडियो ये उन बच्चों के लिए खास होने वाली है जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, हिंदी को लेकर के थोड़ा सा परेशान है या फिर बिल्कुल ही कुछ नहीं अभी तक पढ़ा है। तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने कवर अप किए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और सभी टॉपिक्स को लेकर के। ठीक है, इस वीडियो में हम देखो जानेंगे कि हम गद्यांश को किस प्रकार से कर सकते हैं। बिल्कुल आपको एक हैक बताने वाला हूं जो आप देखकर आपको कुछ ऐसा खास याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इसको देख लेते हैं तो आप काफी अच्छा एग्जाम के अंदर करके आएंगे। ठीक है, आपको जो है गद्यांश का मैं हैक बताने वाला हूँ यहाँ पर, और जीवनी किस प्रकार से लिखनी है उसका मैं आपको एक तरीका यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से आपको लिखनी है। और हम सभी क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करने वाले, जैसे संस्कृत के जो है हम क्वेश्चंस आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश किस प्रकार से लिखना है, कैसा लिखना है, सब कुछ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, पूरी डिटेल आपको इसके अंदर मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए जो है वीडियो को हम शुरू करते हैं फटाफट से, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको एक पेपर के माध्यम से आपको समझाऊंगा। जैसे कि आप अगर अपना जो है पेपर देखोगे, कोई भी आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा लीजिए, या आपके पास अगर कोई मॉडल पेपर है मास्टरमाइंड का, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको लगवाने वाला हूँ वो सारे मास्टरमाइंड के हैं। आप कोई भी जो है एक पेपर उठा लीजिए, उस पेपर के माध्यम से आपको बताता चलूंगा। तो देखो, अगर हम देखें इसके अंदर, तो जो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है, बहुविकल्प का प्रश्न आता है। इस बहुविकल्प के अंदर हमारे 10 एमसीक्यू देखने के लिए मिलते हैं। 5 एमसीक्यू हमारे जो है गद्य के अंदर आते हैं और 5 एमसीक्यू हमारे पद के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले हम जो है जो एमसीक्यू है उन्हीं के बारे में बात करने वाले, जो मोस्ट इंपोर्टेंट। हालांकि अगर आप ऐसे ही देखोगे तो करीबन 300-400 के आसपास एमसीक्यू आपके मॉडल के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको सारे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय भी नहीं है। ठीक है, सारे हम पढ़ भी नहीं सकते। अगर आपने पहले से ही याद कर रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रखे हैं तो आप इनको देख लीजिए, जिसमें मैं आपको अब बताने वाला हूँ सिर्फ वो देख लीजिए, आपका काम ऐसे हो जाएगा। 10 में से 10 आपके आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देखो। जैसे ही आप, अगर आपके पास मास्टर माइंड का मॉडल है तो आप पेज नंबर देख लीजिए, ये 6 पेज नंबर है, आप खोल लीजिए और हैंड टू हैंड निशान लगाते रहिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट से जो हम शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं फटाफट बताऊंगा। जैसे देखो 21 एमसीक्यू, ये गद्य के एमसीक्यू है। ठीक है, गद्य के एमसीक्यू 21 है। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन से हैं? गोकुलनाथ, विठलनाथ, वल्लभाचार्य, और ये क्या, चतुर्भुज दास। तो आपका ऐसा आंसर जो है विठलनाथ हो जाएगा। ठीक है, आंसर आप देख लीजिए, सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, जो मोस्ट बिल्कुल आने की पूरी पूरी संभावना, इनको तो आप देख करके ही जाइएगा। ठीक है, श्रृंगार रस मंडन रचनाकार, और ये आपका 25 त्यागपत्र के लेखक का नाम, 27 कलम का सिपाही के रचनाकार, 28 उसने कहा था किस विधा की रचना है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आप आ जाइए, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। ठीक है, अगर आप नेक्स्ट पेज पर जाओगे तो एक मिनट, ये देखिए, अगर आप नेक्स्ट पेज पर जाओगे तो 34 हंस पत्रिका के संपादक कौन है? ठीक है, 41 अजात शत्रु नाटक के नाटककार कौन है? कंकाल के लेखक। ठीक है, 47 शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक, 48 अपनी खबर आत्मकथा, 49 शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया? आपके सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे मॉडल के अंदर। ठीक है, 58 चंद्रगुप्त किस विधा की रचना है? ये तो क्वेश्चंस आपको देख करके ही जानने हैं। 61 सेवा सदन उपन्यास के लेखक। नेक्स्ट देखिए, 65 झूठा सच किस विधा की रचना है? 72 गुनाहों का देवता रचना की विधा। ठीक है, 73 कलम का सिपाही की विधा, 74 लहरों के राजहंस के लेखक। ठीक है, 77 मैला आंचल के रचनाकार, 79 नीण का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? ठीक है, 82 रस मीमांसा के लेखक, 85 शुक्लोत्तर युग के लेखक। ठीक है, आपका 90 पूस की रात कहानी के लेखक। ठीक है, नेक्स्ट 95 किशोरी लाल गोस्वामी की रचना। ठीक है जी। 101 गोदान उपन्यास के लेखक, 104 कलम का सिपाही जीवनी है, 107 परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, 112 चलो चांद पर चले की रचनाकार कौन है, 114 रक्षाबंधन नाटक के नाटककार कौन है? ये आपके एमसीक्यू देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और 8 9 10 12 13 14 16
और ये आपके 28 एमसीक्यू आपके टोटल है। ज्यादा समय आपका नहीं लगेगा, आप फटाफट से 28 को अच्छे से याद कर लीजिए। गद के एमसीक्यू आप थोड़ा सा हम पद पर देख लेते हैं। पद के जो एमसीक्यू हमारे हैं, इन एमसीक्यू के तो आपको देख करके जरूर जरूर जाना है, ठीक है। देखिए पद के जो है, पद पर आ जाइए। आपका 12 महादेव वर्मा कवित्रे कौन से युग की? 14 तार सप्तक की, बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर बार। 22 तार सप्तक प्रकाशित हुआ था कौन सी सन में? नेक्स्ट पे आ जाइए। ये देखिए 39 श्री रामचरितमानस महाकाव्य की भाषा। 44 वन पथ पर किस कृति से संबंधित है? वन पथ पर जो कविता हमारी किस कृति से संबंधित है? ठीक है, नेक्स्ट पेज। 63 दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है। 69 रामनरेश त्रिपाठी ने स्थापना की थी, किससे की? 74 पुष्प की अभिलाषा कविता किस काव्य संकलन में संकलित है? 76 राम नवमी किसका काव्य संग्रह है? ठीक है। 84 गुप्त जी की रचनाओं की भाषा है। 88 साकेत रचना है, किसकी है? नेक्स्ट आपका 93 ललित ललाम रचनाकार, ठीक है। 94 यशोधरा किसकी रचना है? 99 निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है? 105 लोकायतन के रचनाकार। 107 ऋतिकाल किस समावधि में माना जाता है? ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा, देखिए 127 भाव विलास के रचयिता रचनाकार। 129 दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 134 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना क्या है? 137 भारत भारती के रचनाकार। 138 भारत तेंदु युग की समावधि, ठीक है जी। 139 सुमित्रा नंदन पंत की रचना नहीं है, एक क्वेश्चन ऐसा बनता जरूर है। 144 चितंबरा के लेखक या रचनाकार कौन है? 146 वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है यहाँ पर? ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, जो आपके एमसीक्यू थे बस यहीं तक थे। इन सभी के जो आंसर है वो आपके जब मॉडल आप ओपन करोगे वहीं पर इनके जो एमसीक्यू के आंसर दिए होते हैं सभी के, अच्छे से इनको याद करके जाइएगा। एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाले हैं। जिस बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा है वो बच्चा इनको जरूर करके जाइएगा। बिल्कुल सिंपल हैक है, इनको अगर आप कर लेते हो तो पूरे साल का एक तरफ और ये वाला आपका एक तरफ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ा दी, सारी चीज बताऊंगा शुरू से लेकर लास्ट तक, आप बने रहिए। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू हो गया। अब देखो दूसरा पार्ट हमारा जो आता है जो 20 तो आपके एमसीक्यू जाते हैं, 20 आपके एमसीक्यू 10 गद के आते हैं, 10 पद के हैं। तो 21 वाला पार्ट आता है, गद का पार्ट आता है। अब गद का जो पार्ट होता है हमारा, 2 गद के पहरे आते हैं इसके अंदर, एक अथवा में करके आता है, हमको कोई सा एक छांटना होता है। अब इस गद के पहरे के अंदर आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है जी, देखिए जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, आपको थोड़ा सा अगर दिखाई दे रहा हो तो 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। पहला जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन होगा हमारा कि जो उपयुक्त गद्यांश है उसका संदर्भ लिखिए, ऐसे ही मिल सकता है। या दूसरा क्वेश्चन दूसरे टाइप से वो इस प्रकार पूछ सकता है कि पाठ का लेखक कौन है, पाठ का नाम क्या है और लेखक का नाम क्या है, ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आपको ये लिखना है, आप यहाँ से किस प्रकार से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए फिर आपसे देख लेते हैं एक बार। देखिए गद्यांश के पहले जो होते हैं, आपको थोड़ा सा अगर मैं शो करो, देखो जैसे ये आपका गद्यांश है, गद्यांश का पहले जैसे ये लिखा हुआ है, यह एक नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है, इस प्रकार से अंडरलाइन हो रखी है। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसमें तो आपके मॉडल के अंदर अगर आप जाओगे हाँ तो 5-6 के आसपास क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, लेकिन आपको कोई भी 3 क्वेश्चन आपको पूछेगा। जैसे देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब देखो संदर्भ किस प्रकार से लिखना है वो चीज देख लीजिए, कैसे लिखना है। देखो सबसे पहले आपको जो चीज मैं नोट करा रहा हूं वो हैंड टू हैंड नोट कीजिए और उसको हैंड टू हैंड आपको याद करना है। ठीक है, क्या चीज है देखो, देखिए सबसे पहले आपको गद के सभी चैप्टरों के नाम अच्छे से याद कर लेने हैं, बढ़िया तरीके से आपको लिख करके देख लेना है और उसके लेखक के नाम कौन कौन है। सबसे पहला देखिए, मैं अगर आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिखाऊं, सबसे पहला पाठ का नाम भारतीय संस्कृति। अभी छाटने बताऊंगा, पहले आपको अच्छे से इनको याद करना है। ठीक है, भारतीय संस्कृति के लेखक कौन? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। कौन आ जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है जी। मित्रता के लेखक आपको कौन हो जाएंगे? बताओ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, अगर आप थोड़ी सी ट्रिक देखने की कोशिश करो तो आप ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हो कि जो हमारी संस्कृति है, जो भारत की संस्कृति है वो
अब देखो ट्रिक है ये, ठीक है जी, आप किसी भी ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। भारतीय संस्कृति अगर आप अपनाओगे तो एक अच्छा अच्छा क्या राजेंद्र जी आपको क्या देंगे, प्रसाद, प्रसाद देंगे। क्या देंगे जी, प्रसाद देंगे। अगर आप भारतीय संस्कृति को अपनाते हो तो राजेंद्र जी आपको क्या देंगे, प्रसाद देंगे। ठीक है जी, इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। बाकी याद है तो बहुत अच्छी बात है। मित्रता आप यहाँ से याद रख लीजिए कि राम के मित्र, ठीक है, राम के मित्र, तो मित्रता तो राम से आप याद रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्या जी, क्या लिखूं, अब देखो पदुम लाल पुंडालाल बख्शी, लाल लाल, मैंने कहा ये कह रहा है क्या लिखो, मैंने कहा जी लाल लाल लिख दीजिए। तो अब यहाँ पर समझिए लाल इधर भी है इधर भी है, तो पदुम लाल पुंडालाल बख्शी। तो छोटे से ठीक है, याद रखने का तरीका अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो आप इस माध्यम से याद रख सकते हो। ठीक है, 2 नंबर आपको दे करके जा सकते हैं अगर आप इतना भी कर लेते हो तो। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। अब देखो दिनकर, अब यहाँ पे दिनकर से आप याद रख सकते हो कि दिनकर, अब जैसे दिन निकलता है तुरंत ईर्ष्या मैं करना शुरू कर देता हूँ दूसरों को देख करके। जैसे दिन निकलता है मैं क्या कर देता हूँ, ईर्ष्या करना शुरू कर देता हूँ। तो आपको ईर्ष्या शब्द से याद रखना है और दिनकर याद रखना है। तो ईर्ष्या तो ना गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, ये चैप्टर के नाम आपको लिख करके देखने हैं जरूर, 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अजंता, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। क्या लिखा है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। अब देखो अजंता, अब अजंता से यहाँ पे जनता उठ लो। जनता जो है वो भक्तों की शरण में पहुंच जाती है। ठीक है, किसकी शरण में, भक्तों की शरण में। किसकी शरण में, भक्तों की शरण में। आपको बस इतना याद रखना है कि जनता जो है भक्तों की शरण में पहुंच जाती है। ठीक है, तो आपको ट्रिक से याद हो जाएंगे। बाकी अगर आपने डायरेक्ट याद रखे हुए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, आपके चैप्टर ये पाठ के नाम याद हो गए, लेखक के नाम याद हो गए। अब देखो आपको लिखना क्या है, ध्यान से सुनना। जो पहला क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था ना, देखो ये वाला जो आपका क्वेश्चन था, ये उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसमें आपको आंसर लिखना है, क्या लिखना है, जो मैं अब लाइन आपको दिखाने वाला आप रट लीजिए अच्छे से, बढ़िया करके इसको कर लीजिए। क्या है देखो, देखिए आपको उस जो संदर्भ लिखना है उसके अंदर आपको क्या लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश। अब देखो गद्यांश था हमारी हिंदी में, आप जानते हो कि गद्यांश और पद्यांश 2 तरीके के पहरे आते हैं। तो जो गद्यांश है वो गद्यांश है, आपको पद्यांश नहीं लिखना है, स्लैश लगा कर लिखा हुआ क्योंकि पद्यांश वाला पहरा भी आएगा। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में निहित। अब यहाँ पर आपको उस चैप्टर का नाम लिखना है। क्या लिखना है जी, चैप्टर का नाम। जैसे कि सपोज करो पहली चैप्टर था भारतीय संस्कृति, तो भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक, अब ध्यान रखना गद्यांश के अंदर लेखक होते हैं। ठीक है, गद्यांश के अंदर क्या होते हैं, लेखक। लेखक कौन है, मतलब भारतीय संस्कृति अभी मैंने आपको याद कराया था कौन है, देखो ये आपको दिखाऊं जरा, देखो भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो भी चैप्टर का नाम होगा उसके लेखक आप यहाँ से लिख दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखो, अब क्वेश्चन बनता है, ये तो आप लिख लोगे हो जाएगा, वैसे तो आपको सभी घुमा लो। अब क्वेश्चन बनता है कि हम जो है, जैसे ये आ गया, ये कोई भी पहरा आपका आ गया, अब इस पहरे को पहचाने कैसे, क्योंकि चैप्टर के अंदर तो काफी सारे पहरे होते हैं। इन पहरे को पहचानना कहते हैं कि ये पहरा उस चैप्टर से दिया हुआ है। जैसे मान लो सपोज करो ये वाला हमारा पहरा है, कोई भी आप पहरा उठा लीजिए, हम इनको पहचानेंगे कैसे, ये जो हमारा पहरा है उस चैप्टर से है। तो ध्यान से सुनना, क्या ट्रिक लगानी है आपको, देखो आपको ट्रिक क्या लगानी है, जैसे यहाँ पर आपको लिखाऊं भारतीय संस्कृति चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर लेखक का नाम लिखा हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना, पहरे के अंदर उस पहरे के अंदर आपको भारतीय शब्द या संस्कृति शब्द, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं, उस पहरे के अंदर आपको भारतीय शब्द या संस्कृति शब्द देखने के लिए जरूर मिल जाएगा। ठीक है जी, आपको देखो 2 पहरे मिलेंगे, 2 पहरे में से आपको उस पहरे का चुनाव करना है जिन पहरों के अंदर इन चैप्टर के नाम से संबंधित कोई भी शब्द देखने के लिए मिल जाए। पहरे को शुरू से लेकर लास्ट तक आपको पढ़ना है, और जैसे ही आप पढ़ोगे, जैसे ही आपने कोई पहरा पढ़ा तो उसके अंदर आपको देखो भारतीय तो नहीं लिखा हुआ है, संस्कृति तो नहीं लिखा हुआ, या इससे कोई जुड़ा हुआ पर्यायवाची शब्द तो नहीं लिखा हुआ। इतना आपको करना है, बस इतना ही छांटना है। सब मित्रता है। अब अगर मित्रता वाले चैप्टर से कोई पहरा होगा तो उसको पढ़ो, ध्यानपूर्वक पढ़ो, और उस चैप्टर के अंदर आपको दोस्त से संबंधित या मित्र से संबंधित कोई ऐसी बात बता रखी होगी। ठीक है जी, तो यह मित्रता ही शब्द आ जाए तो डायरेक्टली हमको पता चल जाएगा। ठीक है जी, क्या लिखूं, लिखने के बारे में कोई चीज आ जाए। ठीक है, ईर्ष्या तो ना गई मेरे मन से, अगर कोई ईर्ष्या की बात आ रखी है, ये शब्द आ रखा है, ज्यादा आपको कुछ नहीं देखना है, जस्ट यू हैव टू सीन ईर्ष्या
शब्द आ रखा है तो आपको बस उससे पता चल जाएगा कि हमारे उस चैप्टर से। ठीक है, जैसे अजंता, अब अजंता एक जो है ना, अजंता की गुफाएं हैं। अब गुफाओं का अगर जिक्र हो तो फिर वो इस चैप्टर से आ जाएगा, अजंता से। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उस पहरे के संदर्भ, मतलब कि पाठ का नाम और लेखक का नाम को पता लगा सकते हो। ठीक है भाई। ठीक है, जब भारतीय संस्कृति आपको पता लगे कि भारतीय संस्कृति चैप्टर से है, तो आपको लेखक का नाम तो इसको ऑलरेडी मैंने अभी याद करवा दिया है। ठीक है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो वहां पर, ये पुट कर सकते हो। ठीक है, फिर से कह रहा हूं कि आपके जो दो पहरे दिए जाएंगे पेपर के अंदर, दो पहरे दिए जाएंगे, इन दो पहरों में से किसी एक ऐसे पहरे का चुनाव करना जिसमें आपको अच्छी, मतलब पता हो कि हाँ भाई ये चैप्टर, ये जो पहरा है इस चैप्टर से लिया गया है, वो तो पता चल जाएगा। ये ट्रिक बिल्कुल काम करेगी, आप जाकर के लगा करके देखना। ठीक है, आप जब मॉडल अपना उठाओगे तो पहले चैप्टर के अंदर देखना 12 या 14 आपके पहरे जो भी दिए हो उनमें से 10 से 12 के अंदर ये ट्रिक काम करेगी, चाहे आप देख लेना जाकर के। ठीक है, तो ये तो हो गई चलो गद्य की बात। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पद आते हैं। ठीक है, पद्यांश वाले पहरे आते हैं। इसके बाद थोड़ा सा पद्यांश के पहरे आते हैं। इसके अंदर भी हमको जो है 3 ही क्वेश्चंस देखने के मिलते हैं। हम इसके लिए भी क्या काम करेंगे, इसके लिए भी क्या काम करेंगे, पद्यांश के लिए भी क्या काम करने वाले हैं, चैप्टर के नाम याद रखेंगे और कवि के नाम याद रखेंगे। पद्यांश के अंदर ध्यान रखना कवि होते हैं और गद्यांश के अंदर लेखक होते हैं। ठीक है भाई, चलो अब ध्यान से देखना। पद किसने जी, सूरदास। धनुष भंग या वनपथ पर, देखो दो है, दो पार्ट है, धनुष भंग और वनपथ पर किसने जी, गोस्वामी तुलसीदास। ये आपको जरूर याद कर लेना है। ठीक है, सवैये या कवित्त ये किसने लिखा है जी, रसखान। भक्ति और नीति ये किसने लिखा है जी, बिहारी लाल। पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी। चींटी सुमित्रा नंदन पंत। हिमालय पर महादेवी वर्मा। हालांकि चैप्टर तो और भी है, लेकिन इन चैप्टर को आपको जरूर 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 याद कर लेना। ट्रिक वापस से वही काम करेगी कि इन शब्द से, जैसे मान लो पुष्प के अभिलाषा चैप्टर है, तो अगर इस चैप्टर से कोई शब्द पहरा आ गया तो उसके अंदर पुष्प का जिक्र दिया हुआ होगा। किसका जिक्र दिया होगा, पुष्प का। बस आपको इतना ही पहचानना है। जैसे आपको पता चले कि पुष्प वाले चैप्टर से है तो आपको पता होगा कि इस चैप्टर का नाम पुष्प के विलासा है और इसके लेखक कौन है, कवि कौन है इसके, माखनलाल चतुर्वेदी है। सिंपल, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, हालांकि अभी मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो कुछ पहरे गद्यांश और पद्यांश के हैं वो बताने वाला हूँ, वो भी आपको कर लेने हैं। ठीक है जी, बाकी आपको ये ट्रिक भी अपनानी है। ठीक है, चलो मैं आपको जो है एक बार पहरे दिखा देता हूँ, पहरे शो करा देता हूँ। ये देखिए, तो आपको जो है जैसे आप मॉडल ओपन करोगे मास्टरमाइंड का, तो इसके अंदर दूसरा जो पहले चैप्टर भारतीय संस्कृति, इसमें दूसरे वाला पहला। ठीक है, ये वाला, ये आपको अच्छे से बढ़िया करके कर लेना है। ठीक है, आगे आ जाओ। अगर आप इसके अंदर देखोगे तो पैरा नंबर 7। ठीक है, पैरा नंबर 7 ये वाला। नेक्स्ट, बस पहले चैप्टर के अंदर बस दो पहरे आप कर लेना। दूसरे वाले मित्रता वाले चैप्टर से देखो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, देखो ये पहले ये था, देखो विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए। देखो मित्र की बात आ गई, तुरंत पता लग जाएगा कि मित्र का चैप्टर है जी। मित्र कौन था, ट्रिक बताई थी, राम है ना, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, ये तो हमारी बात हो गई संदर्भ लिखने की। अभी 2 क्वेश्चन और आएंगे इसके अंदर, 2 क्वेश्चन और आएंगे, वो भी आपको बताऊंगा किस प्रकार से लिखने। पहले आप पहरे देख लीजिए। ठीक है, तो पहरा जो है देखो, ये 15 नंबर क्वेश्चन का जो सबसे भयानक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारा क्या लिखूं। अब देखो नेक्स्ट चैप्टर से क्या लिखूं, मतलब दूर के ढोल सुहावने होते क्या लिखूं चैप्टर से है ये ना। नेक्स्ट, जो तरुण संसार जीवन संग्राम से दूर है। ठीक है, नेक्स्ट, अब ईर्ष्या तो ना गई मेरे मन से। देखो ईर्ष्या वाले चैप्टर में तो हर पहरे के अंदर आपको ईर्ष्या देखने को मिल जाएगा, तो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा, कोई लोड लेने की आवश्यकता है नहीं आपको। ठीक है, नेक्स्ट, ये देखो ईर्ष्या रखा है शुरू में, तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक आप अपनाना, बहुत काम करेंगे। ये देखो 33 पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर देगा। देखो पहाड़ काट कर, अब इसका मतलब क्या हुआ बताओ, इसका मतलब क्या हुआ, अजंता। अजंता मतलब गुफा से संबंधित कुछ बात है। ठीक है, 35 वाला है। ठीक है, 35 वाला था। अब देखो यहाँ पे जो है ये वो तो गद्य वाले बात थे, मतलब गद्य के पहरे थे गद्यांश वाले, अब ये पद्यांश वाले पहरे। ठीक है जी, आ जाओ। इसके अंदर आपका पहला ही है चरण कमल बंदोरे, मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको तो करके जरूर जाइएगा, जरूर जाइएगा। मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट आने की पूरी पूरी संभावना आपको रहेगी। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका निर्गुण कौन देश को वासी। ठीक है, ये आपको करना है।
नेक्स्ट, वन पथ पर पुरते निकसे रघुवर वधु, ठीक है जी, बस ये वाला आपको करना है। नेक्स्ट, रसखान के अंदर समय कविता वाले मानुष हो तो वही रसखानी है ना, ये वाला कर लेना है। ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको तो पढ़ करके जरूर जाना, ठीक है। बिहारी लाल भक्ति 21 वाला, या अनुरागी चित्त की है ना। नेक्स्ट, माखनलाल चतुर्वेदी, चाह नहीं मैं सुरबाला की गहनों में गूथा जाऊं, ठीक है। नेक्स्ट, चींटी, चींटी वाला, चींटी का पहले चींटी को देखो तो चींटी शब्द आ गया इसके अंदर, तुरंत पता चल जाएगा आपको कि भाई चींटी और सुमित्रंजन पंत वाले चैप्टर से ही है। चंद्रलोक में प्रथम बार अणु युग बने धारा जीवन, है ना, ये आपको करना है। नेक्स्ट, ये कौन सा आपका रामराज त्रिपाठी शब्द प्रेम से अतुलनीय जिनके प्रताप का, ठीक है। एक ये वाला आपको देख लेना, विश्वत विश्वत रेखा का वासी जो है ना। हाँ जी, तो आपको जो गद्य के पहले थे सिर्फ वो सिर्फ इतने देखने हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं देखने आपको। तो हाँ, अब आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको बता दिया कि संदर्भ किस प्रकार से लिखना है, पहचान किस प्रकार से करनी है, कैसे आप करोगे वो आपका हो जाएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आपको आएगा, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेकर के चलता हूँ किसी एक गद्य के पहरे पर। चलो ये ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम मिलता है, ठीक है जी, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम मिलता है। अब इसके अंदर दूसरा क्वेश्चन आएगा आपका, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। क्या लिखा हुआ आएगा जी, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश का जी मतलब क्या है, रेखांकित का मतलब है पूरे पहरे के अंदर तुमको किसी ना एक या दो लाइन में, सभी में नहीं मिलेगी, एक या दो लाइन में इस प्रकार से अंडरलाइन मिलेगी, आपको उसका अर्थ बताना है, जो भी लिखा हुआ है उसी को दूसरे शब्दों में। अब देखो एक बात कहने के कई तरीके होते हैं, ठीक है, तो आपको क्या काम करना है, ये वाली लाइन का अर्थ मतलब इसी बात को, इसी लाइन को दूसरे शब्दों में बोलना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि देखो मैं आपको बताता हूँ, ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। अब ईर्ष्या का मतलब क्या हुआ, जो लोग ईर्ष्या करते हैं, दूसरों से जलते हैं, जलने वाले को तो ईर्ष्या बोलते हैं। अब इसकी बड़ी बेटी का नाम, बड़ी बेटी का मतलब जो जलने वाले लोग हैं उनसे भी अगर हम देखें तो उससे भी बड़ी क्या, निंदा मतलब बुराई करना, ठीक है जी। इससे भी खतरनाक चीज क्या है, जलने से भी खतरनाक चीज क्या है, बुराई करना। हो गया बिल्कुल ट्रांसलेट, मतलब ट्रांसलेट किया, बिल्कुल एक दूसरे शब्द में आपने बता दिया कि भाई जलने वाले व्यक्तियों से भी बुरे वो व्यक्ति होते हैं जो दूसरों की बुराई करते हैं। बिल्कुल हो गया सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, इसी बात को दूसरे शब्दों में बता देना, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि पूरे ही पहरे को सेम का सेम उतार कर जाते हैं और नंबर वहां से उसके कट जाते हैं, ऐसा बेवकूफी नहीं करनी है। रेखांकित अंश मतलब जिस लाइन के नीचे रेखा खींची हुई है उसी कोई अपने शब्दों में आपको बयां करना, ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया। और जो तीसरा क्वेश्चन बहुत ही सरल होता है, तीसरा क्वेश्चन इसी के अंदर से कुछ भी वो पूछ सकता है, नॉर्मली आप पढ़ोगे जैसे छोटी क्लास में पढ़ते हैं ना और आंसर ढूंढते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको उसका आंसर उसी पहरे के अंदर मिल जाएगा। सेम प्रोसेस आपका रहेगा पद्यांश के अंदर, बस पद्यांश के अंदर थोड़ा सा रहता है कि आपको थोड़ा सा अर्थ पता हो लिखे हुए शब्द, ठीक है जी। तो आई होप आपके गद्यांश और पद्यांश का समझ में आ गया हो किस प्रकार से आपको टेकल करना है, ठीक है। अब उसके बाद आपका आता है जी संस्कृत के पहरे, जो संस्कृत के गद्यावतरण पद्यावतरण, उसके अंदर भी गद्यांश और पद्यांश होते हैं। गद्यांश होते हैं जो पहरे वाले जाते हैं और पद्यांश होते हैं जो श्लोक टाइप के आते हैं ना। आ जाओ, थोड़ा सा हम लेकर के चलते हैं, तो वही बिल्कुल सेम कहानी। देखो बच्चों को पता नहीं होता है कि जो ये संस्कृत के जो पहरे लिखने के लिए आते हैं ये इस प्रकार से लिखा हुआ आता है कि किसी भी, देखो पढ़ता हूं, निम्नलिखित संस्कृत गद्यावतरणों में से किसी एक अवतरण का संदर्भ सहित, संदर्भ सहित का मतलब है कि आपको दिए गए जो संस्कृत के पहरे हैं उनका भी संदर्भ लिखना है। कैसे, देखो आपको थोड़ा सा अलग लिखा हूं, देखो जैसे ये मेरा पहला पहरा है, मानव जीवन से संस्करण संस्कृति अस्माकं, देखो ऊपर लिखा हुआ है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब 2 नंबर आपके संदर्भ के मिलते हैं भाई और 3 नंबर आपके मिलते हैं अनुवाद के। बच्चे को पता ही नहीं होता कि इसके अंदर संदर्भ लिखना है, बहुत बच्चों को मालूम नहीं होता कि इसके अंदर संदर्भ, और कुछ नहीं करना, संदर्भ में जस्ट इसका नाम लिखना है, कुछ नहीं करना, जस्ट नाम लिखना। नाम भी किस प्रकार से लिखना है अभी बताने वालों को, किस प्रकार से करोगे आप फॉलो। देखो आपको कुछ नहीं करना, देखें
सेम प्रोसेस जैसे हमने गद्यांश और पद्यांश के अंदर चैप्टर और लेखक के नाम याद किए ना, ठीक उसी प्रकार से आपको इन संस्कृत के चैप्टर के नाम भी याद कर लेना और इनको लिख करके भी देख लेना है। अगर कहीं विसर्ग लगा हुआ है तो आपको विसर्ग भी लगाना है, तभी आपके 2 नंबर मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये जरूर याद कर लेना है। भारतीय संस्कृति विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग जरूर लगाना है। वाराणसी, वीर वीरेन पूज्यते पर बुद्धो ग्रामीण अनियोक्ति विलास है। अब ये देखो, हालांकि और भी है इस चैप्टर के अंदर, मतलब आपकी संस्कृत के अंदर और भी चैप्टर है, लेकिन आपको इन चैप्टरों को तो जरूर 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 कर लेना, लिख लिख करके कई बार लिख लिख करके देख लेना। 2 नंबर आपको सिर्फ और सिर्फ इनके याद रखने के ही मिलेंगे। ठीक है, अब लिखना क्या है, सेम कहानी जैसे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक है ना, बिल्कुल सेम। देखो आपको दिखा देता हूँ, ये ना देखो, ये तो हमारा गद्यांश और पद्यांश का प्रोसेस था जो आपको गद्यांश और पद्यांश में लिखना था, और ये हमारा है संस्कृत का क्या है, प्रस्तुत गद्यावतरण। अगर देखो गद्यावतरण का मतलब है आपको जो पहरे वाइज में 2 पहरे मिलेंगे आपको। देखो मैं आपको दिखाऊं, शो करो, आपको 2 पहरे इस प्रकार से मिलेंगे। एक आपको ये पहरा होगा, एक ये वाला होगा, इसमें से एक करना है। और जो पद्यावतरण होगा वो श्लोक टाइप का मिलेगा, श्लोक टाइप। ठीक है, देख लेना, आपके पास अगर कोई पेपर हो तो उसमें आप देख लीजिएगा, अगर क्लियर नहीं दिखाई दिया हो तो। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के, बस ये आपको थोड़ा सा ऐड करना है ऊपर वाले में कि हमारे पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के। अब भारतीय संस्कृत जो भी चैप्टर का नाम है आपका, वो आपको यहाँ लिख देना, नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक का भी कोई भी होता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसमें नाम लिखना है। ये काम करने के आपको 2 नंबर मिले संदर्भ लिखने के, और 3 नंबर आपको अनुवाद होते हैं। अनुवाद थोड़ा सा आपको अर्थ अगर पता हो तो आप वहां से बना ले जाओगे। ठीक है, फिर भी मैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके गद्यांश और पद्यांश के संस्कृत के अंदर पहरे हैं वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, आप निशान लगाइए फटाफट। देखिए जैसे कि ये पहले ही है हमारा, थोड़ा सा अगर हम साइड में करें इसको, सबसे पहले भारतीय संस्कृति में पहले ही वाला मानव जीवन से संस्कृति है। ठीक है, केवल आपको कर लेना है। आपको दूसरा कर लेना, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशील वर्तते। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी हमारा वाराणसी सुविख्याता प्राचीन नगरी। मोस्ट इंपोर्टेंट जरूर कर लेना है। एक आपको ये जरूर करना है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति, ये आपको रखे मिलने ही मिलने हैं, एट एनी कॉस्ट मिलेंगे ही जरूरी। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारा प्रबुद्धो ग्रामीण का पहले एकदा बहवा जना धूमियाना, मतलब रेलगाड़ी। ठीक है, मतलब पहले आपको करके जाना है। अब ये पद्यांश वाले हैं। ठीक है, वो तो देखो एक पहरे वाइज हो गए, मैं आपको दिखाऊं, ये तो आपके पहरे वाइज, एक पहरे वाइज। अभी आपके श्लोक वाइज रहेंगे, ये पद्यावतरण होंगे। ठीक है, वहां पर गद्यावतरण के स्थान पर आपको लिखना है पद्यावतरण। देखो पद्यावतरण के अंदर क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिन है। ठीक है, ये आपको करना है। वीर वीर पूज्यते बंधन मरणम, ये आपको करना है। नेक्स्ट की ना हित्वा प्रियो भवती, अपदो दूरगामी, रे रे चातक। ठीक है, पांच पहरे हो गए आपको, बस 5 पहरे आपको कर लेने हैं अच्छे से, बड़े करके 5 पहरे आपको बड़े से कर लेने हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो संस्कृत का गद और पद वाला है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे अगला क्वेश्चन जो आपके पेपर के अंदर आता है वो आता है सर्व को लेकर के, जो कि आपके पेपर के अंदर, हालांकि देखो मैं आपको काफी बच्चों को पता ही नहीं होता है। देखो जो 25 नंबर का पेपर देखना, जो मॉडल है आपका, कोई पुराना पेपर है, उसके अंदर काफी सारा दिया हुआ होगा, ज्योति जवाहर, मुक्ति दूत, अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट। ठीक है जी, जय सुभाष। ये जिले वाइज होते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज होते हैं। अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखना कि कौन सा हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगा हुआ है और कौन सा है। ठीक है जी, जैसे सब एक मैं एग्जांपल ले लूं, जैसे गाजियाबाद जिले के अंदर अगर मैं बात करूं तो कर्मवीर भरत का आता है। ठीक है, कर्मवीर भरत का, तो कर्मवीर भरत का जिसका मतलब ये डिस्ट्रिक्ट वाइज जिसका भी है, कर्मवीर भरत का है, वो थोड़ा देख लेंगे यहाँ पर। कर्मवीर भरत के अंदर एक तो आप दूसरे नंबर का, जो दूसरे वाला हमारा सर्ग है, द्वितीय सर्ग, सभी सर्ग का नाम जरूर याद कर लीजिए। देखो जस्ट आ स्टोरी है, आप पढ़ोगे तो हो जाएगा कुछ। ठीक है, जो पढ़ने वाले बच्चों को तो ऑलरेडी सब कुछ कर रखा होगा। अब देखो राजभवन, ये आपको जरूर कर लेना, द्वितीय सर्ग। ठीक है, ठीक, आपको ऐसे ये कर लेना है। और आपको पंचम सर्ग ये जरूर करना। पंचम सर्ग तो हर साल रखा मिलता ही मिलता है। ये भी 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के आएंगे, और के अंदर आएंगे। एक तो सर्ग आपका आ जाए, और दूसरी चीज जो भी मतलब जिले वाइज जो भी आपकी स्टोरी है, उनके प्रमुख पात्र का नाम और याद रख लेना। ठीक है, जो नायक है उनके, जैसे इसमें नायक आपके कौन है, कौन हो जाएंगे इसके अंदर नायक आपके, कर्मवीर भरत। कौन हो जाएंगे जी, कर्मवीर भरत। ठीक है, यहाँ से आपको ये जरूर 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 कर लेना है। ठीक है भाई, आगे आ जाओ फटाफट से। अब आ जाओगे जीवनी।
अब जीवनी किस प्रकार से लिखनी है, देखो काफी बच्चों को जीवनी याद होते हुए भी उसमें आपके नंबर कट जाते हैं। कैसे लिखनी है वो लिखेंगे। अब देखो जैसे जीवनी आपकी 3 गद्य में आएंगी, 3 पद में आएंगी, लिखनी आपको एक है। अच्छा होता क्या है, सबसे पहले देखो जो जीवनी पूछने का तरीका है एग्जामिनर का, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको 3 नंबर का तो जीवनी लिखनी है और 2 नंबर 5 नंबर की आती है, 5 नंबर की आती है, तो 3 नंबर की तो आपकी जीवनी आएगी और 2 नंबर आपके रचना के होंगे लिखने के लिए। लिखना कैसे है वो देख लो फटाफट से जल्दी से। जीवन परिचय जब भी आप किसी भी लेखक या कवि का लिखते हैं, आपको क्या काम करना है, एक टेबल बनानी है, खूबसूरत से बड़े से टेबल बनानी है और इस टेबल के अंदर आपको 5 या 6 हेडिंग जरूर जरूर दे देनी है। ठीक है, लिखने से पहले ये हेडिंग आपको जरूर देनी है। इससे एक जो आपका एग्जामिनर होता है उस पर अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है कि हाँ बच्चे को थोड़ी सी जानकारी है। देखो सबसे पहले उसका जो जिसकी भी आप लिख रहे हो नाम आपको जरूर लिख देना है। दूसरी चीज उसका जन्म कब हुआ है, ठीक है, उसका जन्म कब हुआ है वो चीज आपको लिख देनी है। तीसरी जन्म स्थान कहाँ का है, अगर पिता और माता का नाम दोनों का दिया हो तो दोनों का लिख देना, एक किसी एक का है तो एक का लिख देना है। बाकी मृत्यु जरूर दे देनी है। भाषा शैली के बारे में आपको बता देना है और रचना उसकी 2-3 आपको इस बॉक्स के अंदर भी दे देनी है। इतना लिखने के बाद हो सके अगर आपने ये सारी चीज बिल्कुल ठीक लिखी हुई है तो इतना लिखने के बाद एग्जामिनर जो होगा वो आगे शायद उसको पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े। समझ रहे हो, अगर आपने पहला ही इम्पैक्ट अच्छा डाल दिया तो हो सकता है एग्जामिनर को आगे पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े। ठीक है जी, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आपको हर दोनों जीवनी के अंदर लिखना है। अब इसके बाद आप जीवन परिचय हेडिंग डाल सकते हैं और एक सुंदर वे के अंदर आप लिख सकते हैं और सबसे लास्ट के अंदर एक हेडिंग आपको बनानी है जी भाषा शैली की। और भाषा शैली के अंदर आपको 1.5 या 2 लाइन दे देनी है, ज्यादा आपको देने की आवश्यकता नहीं है। और एक जो 2 नंबर का आपका है रचना है उसकी रचनाओं के बारे में आपको बताना है। ठीक है जी, कि जो 3-4 रचनाओं के बारे में आप बता सकते हो, थोड़ा सा उल्लेख उसका कर सकते हो, तब जाकर के आपको 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है भाई। अच्छा कोई भी आप जो है 3 आप गद्य में याद कर लीजिए, 3 आप पद में याद कर लीजिए। जीवनी तो आपको याद होनी चाहिए। सपोज करो आपके मतलब याद नहीं है, आपको 2-2 याद है, तो आपको ऐसा करना है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, 6 जीवनी मतलब 6 लेखक, 3 कवि और 3 लेखक आपको दिखाने वाला हूँ, उनकी सन आपको जरूर याद कर लेनी है। ठीक है, कैसे देखें, देखो जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हमारा जन्म है वो 1884 ईस्वी है, मृत्यु 1941 है। जयशंकर प्रसाद जन्म 1890 है, मृत्यु 1937। अब देखो जयशंकर प्रसाद का थोड़ा सा किसी किसी बुक के अंदर 1890 दिया हुआ है और किसी किसी बुक के अंदर 1889, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, दोनों ही चाहिए, कोई भी लिख सकते हो आप। और राजेंद्र प्रसाद जन्म 1884 है और मृत्यु 1963 है। ये मेरे लेखक हैं, ये आप जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम के अंदर बैठने के बाद बच्चों के अंदर जो डर होता है ना, उस डर की वजह से ये सब भूल जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो आप पक्के अच्छे से याद कर लीजिए। बिहारी लाल ये कवि है, ठीक है जी, ये कवि है। बिहारी लाल का जन्म है, ये मृत्यु हो जाएगी। ये सूरदास का जन्म है, ये सूरदास की मृत्यु हो जानी है। और जी ये तुलसीदास का जन्म है 1497 और मृत्यु आपको 1526 में यहाँ से आपकी हो जाएगी। तो ये अच्छे से आपको याद कर लेते हैं। ठीक है, एक और भी यहाँ से आपको मिल गया है जीवन परिचय किस प्रकार से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंटेस्ट कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अब देखो श्लोक का नहीं मालूम होता किसी बच्चे को, तो अगर आप उसके अंदर जाओगे मॉडल के अंदर भी देखोगे तो आपको श्लोक काफी सारे मिल जाएंगे वहां से। तो आप कोई भी 2 श्लोक जरूर याद कर लीजिए, 2 करके जाना। कि ऐसा होता है अगर मान लो आपने 1 श्लोक याद किया हुआ है और वो किसी कारणवश वही श्लोक उस पेपर के अंदर आ गया पूछने के लिए, संस्कृत में अनुवाद लिखने के लिए वही आ गया श्लोक, तो फिर वहां पर आप फंस जाओगे। अब वो नहीं लिख सकते, अगर आपने वही लिख दिया तो आपके नंबर कट जाएंगे। एग्जाम में तो ये समझेगा कि उसने पेपर के अंदर छाप दिया, तो आपको 2 श्लोक याद करके जाने हैं। ठीक है, 2-2 लाइन के 2 श्लोक कर लेना, कोई ऐसी बड़ी बात उसमें है नहीं है। ठीक है भाई। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आता है भाई, उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। जो आपके चैप्टर संस्कृत के अंदर उनके प्रश्न उत्तर देने, बहुत सारे प्रश्न उत्तर है, लेकिन मैंने कुछ गिने चुने प्रश्न उत्तर है। आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ वो तो आपको जरूर करके जाने, उन्हीं के अंदर से आपको मिलने वाला है, उससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। 4 आपके प्रश्न उत्तर आएंगे और 4 में से कोई भी आपको 2 करने होंगे। ठीक है भाई, आपको मैं दिखा देता हूँ।
देखें एक बार, ये आपका देखो जीवन परीक्षा जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यहाँ से कर लीजिए, जयशंकर प्रसाद, ठीक है जी, और आपका जो है एक सूरदास का कर लीजिए, और जी सुमित्रानंद पंत। ज्यादा भी ना कर सको तो ये 4 जी में जो मैंने आपको बताई है ना, 4 का जरूर जरूर कर लीजिए अगर आपको 70 आउट ऑफ 70 चाहिए तो, ठीक है जी। अच्छा आप देखो कुछ क्वेश्चन है जो मैंने आपके लगाए हुए, ये आपको क्वेश्चन जरूर जरूर कर लेने। कौन कौन से देखो, एक तो आपको ये दारसिको कस्य भाषा उपनिषदाम अनुवादम एक्रोध, ठीक है जी, इसका मतलब हुआ 19 वाराणसी कियंता विश्वविद्यालय संति, ठीक है। इनके आंसर सभी नीचे दिए हुए, सभी नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। आप मॉडल ओपन करोगे तो वहां से आपको मिल जाएगा। ये 15वें नंबर, ये 5वें नंबर का है और ये 9वें नंबर का है, ठीक है, वाराणसी चैप्टर से। नेक्स्ट, कुत्र मरणम मंगलम भवति, फिर वीर वीरेन पूज्यते से वीर वीरेन पूज्यते अलछेंद्र के आसित है, और ये पूर्व राजा के आसित है, ठीक है, ये आपको कर ले। नेक्स्ट, देशभक्त चंद्रशेखर वाले चैप्टर से है, ये चंद्रशेखर के आसित है, न्यायाधीश के आसित है। नेक्स्ट पा जाइए, मैत्री के वर्धते, श्री के वर्धते, विद्या के वर्धते, प्रबुद्ध ग्रामीण से 5वां, ग्रामीण से पहेलिकाया प्रेलिकाया किम उत्तरम आसित है, ज्ञानपुत्र संभवती, ठीक है। बस इतने आपको कर लेंगे, मुश्किल से 15 से 20 के बीच में ये क्वेश्चंस होंगे। सिर्फ आपको अभी कुछ नहीं पढ़ा है, अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा, तो आप इनको जरूर जरूर करके एग्जाम के अंदर जाइएगा, आपको इन्हीं के अंदर जी देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है, अच्छे से याद करके जाइएगा इनको। अच्छा जी, जो नेक्स्ट, अब देखो जो सबसे लास्ट का आपका क्वेश्चन होता है, लास्ट का क्वेश्चन होता है कि निबंध का। 5 निबंध आपके देखने के लिए मिलेंगे, इसके अंदर कोई भी 5 निबंध आ सकते हैं। अब देखो निबंध लिखने का भी तरीका होता है, आपको मैं आपको बताऊं, 7 नंबर का आपका निबंध आएगा। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो आपका 7 नंबर का निबंध देखने के लिए मिलेगा, 7 नंबर का निबंध आएगा। देखो थोड़ा सा अगर मैं आपको ओवरव्यू दिखाऊं निबंध लिखने का, तो किस प्रकार से लिखना है वो। सबसे पहले आपको एक रूपरेखा बनानी है। क्या बनानी है जी, आपको सबसे पहले एक रूपरेखा बनानी है। अब रूपरेखा है क्या जी, रूपरेखा सपोज करो मुझे जो है प्रदूषण की समस्या पर ऐसे लिखना है। देखो 5 ऐसे आएंगे कोई भी। अब देखो ऐसे ये नहीं कि आपको रटना है या कुछ करना है, इतनी आपकी बुद्धि तो विकसित हो चुकी है कि आप कोई भी एक रैंडम टॉपिक उठा करके उसके बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं। कोई 5 टॉपिक आएंगे आपके, उन 5 टॉपिकों में से कोई भी एक टॉपिक का आपको चुनाव कर लेना है। प्रदूषण की समस्या, सपोज करो आपका ये वाला जो है ऐसे आ गया है। अब रूपरेखा देखो 7 नंबर का होता है आपका, 2 नंबर की तो आपकी रूपरेखा होती है और 5 नंबर का आपका बॉडी कंटेंट जो भी आप लिखते हो वो होता है। रूपरेखा क्या होती है जी, रूपरेखा के अंदर वो सभी हेडिंग हमारी आ जाती है स्टार्टिंग के अंदर जो हम आगे लिखने वाले हैं। जैसे कि प्रस्तावना लिखनी है, सपोज करो प्रदूषण की समस्या है, तो मैं किस प्रकार से लिखूंगा कि प्रस्तावना, पहले तो मैं प्रस्तावना लिखूंगा। अगर आपको स्टार्टिंग में हेडिंग नहीं याद आ रही है, देखो प्रस्तावना तो सभी ऐसे के अंदर लिखनी, सबसे पहली हेडिंग आपको प्रस्तावना की ही बनानी है, ठीक है जी, सबसे पहली हेडिंग आपको प्रस्तावना की ही बनानी है। अब देखो प्रस्तावना, ठीक है भाई, इस प्रकार से कोमा लगाओ। फिर प्रदूषण की समस्या मतलब कि प्रदूषण के प्रकार, मान लो मुझे अगली हेडिंग प्रदूषण के प्रकार लिखना है, तो प्रदूषण के प्रकार, फिर कोमा लगा करके प्रदूषण के कारण, तीसरा प्रदूषण के परिणाम, और अगर आप बीच में और कोई हेडिंग आपके दिमाग में है तो आप वो लिख सकते हैं, अन्यथा सबसे लास्ट में आप एक हेडिंग लिखेंगे उपसंहार। अब इस उपसंहार का मतलब क्या है, उपसंहार का मतलब कंक्लूजन, बाद में आप क्या देना चाहते हैं। आप देखो प्रस्तावना के अंदर आपको इस जो भी आपका टॉपिक है उसके बारे में लिखना है कि ये टॉपिक है तो है क्या, प्रदूषण है तो है क्या, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दिखाना है प्रदूषण के बारे में प्रस्तावना के अंदर। फिर इसके प्रकार आप लिख सकते हो, फिर प्रदूषण के कारण किस प्रकार से बढ़ रहा है, प्रदूषण के परिणाम क्या इससे इफेक्ट पड़ रहे हैं, और उपसंहार, उपसंहार के अंदर आपको थोड़ा सा कंक्लूजन दे देना है और अपना थोड़ा सा रिव्यू आपको दे देना है। अगर आप इसे किसी तरीके से आप ठीक कर सकते हैं तो या आपके पास कोई सुझाव हो थोड़ा सा आप वो यहाँ से दे सकते हो। तो इतना, ये इसको बोलते हैं रूपरेखा। अब यहाँ से जो रूपरेखा है इसके आपको 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद आप जैसे ही लिखना शुरू करोगे तो वहां से आपको 5 नंबर बॉडी के मिलते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा जो हिंदी का पेपर है वो मैंने आपको बता दिया। कुछ इंपोर्टेंट अगर ऐसे आप पढ़ना चाहते हो, थोड़ी जानकारी आप कलेक्ट करना चाहते हो, तो आप 2 ये आपको बता देता हूँ, ये वाले ऐसे आप पढ़ कर जाइए, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट वाला आप जरूर पढ़ करके जाइए।
प्रदूषण की समस्या मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ भी है, ये सब जो है किस प्रकार से एग्जाम के अंदर पूछा जाता है वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। ये आपको 2 ऐसे जो है जरूर जरूर पढ़ करके जाइए, ज्यादा भी कुछ नहीं पढ़ना है तो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो जनसंख्या विस्फोट है, तो चिंताजनक जनसंख्या वृद्धि और संसाधनों की कमी, जनसंख्या वृद्धि के कारण भारत में जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न संकट, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या, ये जो हेडिंग है ये रूपरेखा के अंदर आ जाती है। 2 नंबर आपको वहां से कंप्लीटली मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो ये आपको समझ में आया होगा। तो ये था हमारा जो है हिंदी का कंप्लीटली लेक्चर। इस लेक्चर के माध्यम से आप आई होप अच्छे मार्क्स करके आएंगे। और जिन बच्चे ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो कृपया करके इनको पढ़ लीजिए। आपका 24 का जो मेक श्योर आपका अच्छे से एग्जाम होगा, बढ़िया नंबर का आपका जाएगा। ठीक है जी, और कमेंट करके बताइएगा हमको जो है ये लेक्चर आपको कैसे लगा। तो हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, हम लेकर के आएंगे आपका अगले सब्जेक्ट का लेक्चर। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।